हेलो एवरीवन, आप सभी का फिजिक्स केम एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश सहस्त्रबुद्धि आप सभी का फिजिक्स केम में स्वागत करता हूँ। इस एकेडमी के माध्यम से हम लोग आईआईटी जैम फिजिक्स और केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। इसी कड़ी में केमिस्ट्री के कुछ लेक्चर्स चल रहे हैं और फिजिक्स के कुछ लेक्चर्स चल रहे हैं। तो अभी फिजिक्स के अंदर मॉडर्न फिजिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स चल रहा है, जिसमें से मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले इसमें हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कॉम्पटन इफेक्ट, एक्सरे, इसके साथ साथ वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, इन सारे कंसेप्ट को देखा था। फिर हमने एटॉमिक फिजिक्स के ऊपर मूव किया था और अभी हम लोग जो न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हैं यहाँ। इसके ऊपर आपको ढेर सारे पीवाईक्यूज करवाए गए थे और आपको ये भी बोला गया था कि जितने भी आपके पास पेपर होंगे, जो बीएचयू के हो, डीयू के हो, इवन दो जैम, जेस्ट, इन सारे एग्जाम्स के आप पीवाईक्यूज लगाइए और जहाँ पे आपको डिफिकल्टी आती है आप पूछ सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों ने ये चीज़ कर रखी होगी और न्यूक्लियर का ऑलमोस्ट आधा पार्ट हमने कवर कर लिया था और आधा पार्ट जो था वो हम अभी कवर करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली देखने वाले हैं रेडियो एक्टिव डीके लॉ। पिछले वीडियो में हमने देखा था डीके के बारे में कि डीके क्या होता है, डीके के टाइप्स कितने होते हैं। तो हमने अल्फा, बीटा, गामा, इन सारे डीके को पढ़ा था, उनकी प्रॉपर्टीज देखी थी, उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। अब इसी डीके के रिगार्डिंग जो है कुछ लॉज हैं। तो ये बेसिकली जो होता है कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है वो हमेशा ब्रेक होते रहता है तब तक जब तक कोई नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ना मिले। और इसी रिगार्डिंग वो अल्फा बीटा गामा रेज को इमिट करता है, अल्फा बीटा गामा डीके के अंदर जाता है और फिर वो स्टेबल हो जाता है। बेसिकली ये डिसइंटीग्रेशन जो है ये स्टेबिलिटी के लिए होता है। तो इसी रिगार्डिंग, इस रेडियो एक्टिव डीके के रिगार्डिंग रदरफर्ड एंड सॉडी इन लोगों ने एक लॉ दिया। उन्होंने कहा कि एट एनी टाइम रेट एट विच particular decay occurs in radioactive substance is proportional to number of nuclei present। उन्होंने कहा कि जो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ न्यूक्लिया होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डीके होगा, वो अमाउंट ऑफ न्यूक्लिया के ऊपर डिपेंड करेगा। दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डीके, ये इसको प्रपोर्शन करेगा और ये डिक्रीज होता है, इसलिए यहाँ पे एक माइनस आना चाहिए। ये होता है इन्होंने दिया हुआ लॉ। इसी को जब मैं सॉल्व करता हूँ, ये इक्वेशन यहाँ पे जैसे दे रखी है, जो भी डिक्रीज होगा उसको माइनस एन ले लीजिए। माइनस एन बेसिकली वो डिक्रीज ही शो कर रहा है वहाँ पे। तो उसको सॉल्व करके जब मैं फाइनल सॉल्यूशन निकालता हूँ तो वो मेरा आता है कि n इज इक्वल टू n नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। इसका मतलब ये है कि मेरे जो भी न्यूक्लियाई होंगे टी टाइम के बाद, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मेरे इनिशियल जब मेरा टाइम 0 था तब जो न्यूक्लियाई थे टाइम्स एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी। अब ये टी तो टाइम है और ये लैम्डा जो है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जो इसे कहा जाता है डीके कांस्टेंट। जब मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। अब एक्सपोनेंशियली माइनस आई ने मतलब डीके होगा। अगर मैं वाई एक्सिस पर n लेता हूँ और x एक्सिस पर
टाइम लेता हूँ तो ये ग्राफ इस तरीके से डीके होता हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली ये टी है। तो डीके कांस्टेंट बेसिकली वो होता है कि जब मेरा टाइम जो है वो 1/λ हो, या फिर सीधी सी बात है एन जो है मेरा n0/e बन जाए। ये डीके कांस्टेंट बेसिकली वो चीज़ है। इट इज रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट पर यूनिट टाइम टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट एट दैट टाइम, ये दिया जाता है। और इसी का यहाँ पे जब ये चीज़ मेरी ना हो, ये बेसिकली ऐसा टाइम है 1/λ जो है 1/λ, ये वो टाइम है जिसमें मेरे नंबर ऑफ न्यूक्लियर इनिशियल के 1/e टाइम्स होते हैं। बस यहाँ तक ये चीज़। उसके बाद में एक्टिविटी कि रेडियो एक्टिविटी बेसिकली क्या होती है, तो ये बेसिकली होता है नंबर ऑफ डीके पर यूनिट टाइम और डीके रेट, और इसको डिनोट किया जाता है dn/dt। रेट जो होता है कितने न्यूक्लियाई कितने अमाउंट ऑफ टाइम में डीके हो रहे हैं, ये बताता है ये एक्टिविटी या फिर रेट। इसे लिखा जाता है इस फॉर्म में। आप इसे आर से मैंने यहाँ पे डिनोट किया है, कई कई जगह पर इसको ए से भी डिनोट किया जाता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये बस ए फॉर एक्टिविटी इस तरह से भी किसी ने लिखा होगा। और यहाँ पे अगर जब इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो आपको बस ये चीज ध्यान में रखनी है, A इज इक्वल टू लैम्डा n। बस इन दो चीजों से आपको ये सॉल्व करना है। इसी के ऊपर आपको एक्टिविटी बोल देगा, लैम्डा पूछेगा, n दे देगा, कुछ भी पूछ सकता है। इसका जो ऐसा यूनिट है वो बेकरेल है, 1 बेकरेल इज इक्वल टू 1 डीके पर सेकंड। लेकिन ये यूनिट बहुत छोटा है, काफी छोटा है। इसके लिए कुछ बड़े यूनिट्स यूज करते हैं, जैसे 1 क्यूरी हो गया या 1 रदरफर्ड हो गया। तो 1 क्यूरी बराबर होता है 3.7 इंटू 10⁻10 डीके पर सेकंड, और रदरफर्ड होता है 10⁻6 डीके पर सेकंड। ये बीएचयू वगैरह जैसे एग्जाम में सीधे पूछे गए क्वेश्चन से कि 1 क्यूरी कितना होता है, 1 रदरफर्ड कितना होता है। इसमें कंफ्यूज करने के लिए जैसे ये है पावर, इसको एक्सचेंज कर देते हैं, 3.7 10⁻6 3.7 10⁻10। अब 3.7 हो गया तो कोई और नंबर ले लो, 5 इंटू 10⁻6 5 इंटू 10⁻10 ऐसे फॉर्म में, या फिर यहाँ पे 10⁻6 10⁻8 10⁻10 10⁻4 इस फॉर्म में ऑप्शन आ सकते हैं। इसके बाद ये एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाफ लाइफ वाला, इसको ध्यान रखना। ये फॉर्मूला आप याद कर लेना, रट लेना, ये एग्जाम में सीधा क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जाएगा। कि ये वो टाइम होता है बेसिकली कि जब मेरा जो सैंपल है, जो मेरे n है, ये इनिशियल के आधे हो जाए, ये होता है हाफ लाइफ का मतलब। और इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ पूरा इक्वेशन से, तो मेरा आंसर आता है t हाफ इज इक्वल टू log 2 to the base e, और ये जब log 1 लेके इसको सब सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.693 अपॉन लैम्डा। ये भी क्वेश्चन बीएचयू में सीधा पूछा गया है। और इसके बाद एक होता है मीन लाइफ। मीन लाइफ मतलब मीन लाइफ बोल दो या फिर एवरेज लाइफ बोल दो, ये वर्ड्स बस आपको गुमराह करने के लिए कि मीन लाइफ एवरेज लाइफ। जब हम क्वांटम मैकेनिक्स देखते हैं वहाँ पे आता है एक्सपेक्टेशन, सारे सिनोनिम्स है यहाँ पे। तो जब मीन लाइफ है, हमें पता है मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये मीन का फॉर्मूला, और इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरा आंसर आता है t इज इक्वल टू 1/λ। तो कभी कभी एग्जाम में मीन लाइफ और हाफ लाइफ के बीच रिलेशन पूछा जाता है, तो कैसे होगा, तो ये दोनों रिलेशन आप ध्यान में रख लीजिए, या फिर आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं सीधा। इसके बाद ये कुछ
नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीज़ें दिखा देता हूँ। जैसे इन 1904 रदरफोर्ड ने ये टर्म इंट्रोड्यूस की थी हाफ लाइफ की, और उसी साल 1904 में सॉडी जो है उसने टर्म इंट्रोड्यूस की मीन लाइफ की। और एक चीज ध्यान रखने वाली ये है कि जो हाफ लाइफ होती है किसी भी रेडियोएक्टिव मटेरियल की, ये उसकी खुद की प्रॉपर्टी होती है। आप किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी मतलब चीज़ों की वजह से इसको चेंज नहीं कर सकते कि मैंने कोई रिएक्शन कर दी तो उसकी हाफ लाइफ चेंज होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर किसी सैंपल की हाफ लाइफ 100 साल है तो वो हमेशा 100 साल की रहेगी, वो कभी 90 नहीं होगी, ना ही वो 115 होगी। एग्जाम में ये कभी भी पूछ सकते कि हाफ लाइफ कैन बी चेंज, कैन बी अल्टर बाय फिजिकल, केमिकल, बोथ, नन ऑफ दिस। ऐसे ऑप्शन में आपको ये पूछा जा सकता है। और इसके बाद ये कुछ इक्विवेलेंस से जो चीजें एग्जाम में पूछी जाती है बराबर आपसे, कि अगर कोई दो न्यूक्लिया है ए और बी, उनका जो डीके कांस्टेंट है वो डायरेक्टली ऐड होगा। और जो टाइम है, अब यहाँ पे टाइम के लिए आप हाफ लाइफ भी बोल सकते हो, मीन लाइफ भी बोल सकते हो, क्योंकि जब रेशो लेंगे आप तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो वो पैरेलल में आता है, जैसे इस फॉर्म में आता है टॉ ए प्लस 1/टॉ बी। इसको सॉल्व करके आपको ये रिलेशन मिल जाएगा। एग्जाम में दिया रहता है कि दो सैंपल है जिनका हाफ लाइफ ये है, अब उसका ये बताओ 1/टॉ, ये दे रखा है, या फिर इक्विवेलेंट टाइम बताओ, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे यूज करनी है। उसके बाद में ये एक पूछा जाता है कि फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियाई, थोड़ा सा लिख देता हूँ, फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट undecayed आफ्टर n हाफ लाइफ, कि फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लिया कितना बचेगा। तो इसे दिया जाता है n/n0 इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर n। और ये n है कितने डीके हुआ है, कितने हाफ लाइफ हुए हैं। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ अच्छे से, n/n0 ये बेसिकली 1/2 टू द पावर n होता है, n होती है नंबर ऑफ हाफ लाइफ। अब कभी कभी वो आपको हाफ लाइफ नहीं देगा, वो बोलेगा कि किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियाई की हाफ लाइफ जो है वो इतनी है और इतने टाइम बाद कितना फ्रैक्शन बचेगा। उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर लेना। वो बोलेगा समझो किसी एक पर्टिकुलर सैंपल की हाफ लाइफ जो है 5 दिन की है, तो 20 दिन बाद कितना फ्रैक्शन बचेगा। तो अब आप सीधे t की जगह 20 डालेंगे और हाफ की जगह पे 5 डाल के इसको सॉल्व कर देना। और एक चीज होती है रेडियोएक्टिव इक्विलिब्रियम की, जब इसे सॉल्व करना हो तो आपको बस ये चीज लगानी है, Na लैम्डा a इज इक्वल टू Nb लैम्डा b। इससे आपका आंसर आ जाएगा। अगर 2 3 है तो ये आगे कंटिन्यू होता रहेगा कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियाई बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ डीके। उसे कहा जाता है कि जितने न्यूक्लियाई डीके हुए, हम डीके तो पता है हमें, dt प्रोपोर्शनल टू -n, कि जितने न्यूक्लियाई डीके हुए उतने ही नए न्यूक्लियाई बनते हैं, तो उसे कहा जाता है रेडियोएक्टिव इक्विलिब्रियम। अब कुछ सीरीज है रेडियोएक्टिव, कि हमें पता है जो हेवी एटम्स होते हैं कि जिनका एटॉमिक मास 210 से ज़्यादा होता है, वो रेडियोएक्टिव होते हैं और वो मतलब बेसिकली वो हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो उनको स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो न्यूक्लियाई को इमिट करते रहते हैं, जिससे वो रेडियोएक्टिव बनते जाते हैं। तो यहाँ से वो अगर फास्टली उनको मास रिड्यूस करना है तो अल्फा डीके होता है,
स्लो डीके करके उनको थोड़ा सा स्टेबल होना है तो बीटा डीके होता है। तो इसके बाद 4 अलग अलग सीरीज है और हर सीरीज अगर कोई भी एलिमेंट डीके होता है तो वो इन 4 में से कोई एक सीरीज में डीके करेगा। इन सीरीज का पहला एलिमेंट जो होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है, जबकि आखिरी एलिमेंट जो होता है वो सबसे स्टेबल होता है। आप जब गूगल करेंगे तो आपको इसके ऊपर वो सीरीज दिखेगी कि अल्फा डीके कितने हो रहे, बीटा डीके कितने हो रहे, क्या से क्या बन रहा है, कैसे गामा डीके होके क्या बन रहा है। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है कि जैसे 4n सीरीज है जो स्टार्टिंग होती है थोरियम से। अब 4n इसलिए है कि ये जो है मास, ये 4n के प्रोपोर्शन, मतलब 4n के प्रोपोर्शन है। 232 इज 4n, यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको n के कोई नंबर मिलेगा। तो इस सीरीज जब स्टार्ट होती है थोरियम से, इसलिए इसे कहा जाता है थोरियम सीरीज, और ये एंड होती है पीबी के ऊपर। और ये नेचुरल प्रोसेस है जिसकी हाफ लाइफ 1.41 इंटू 10 टू द पावर 10 ईयर्स की होती है। उसके बाद में नेपच्यूनियन सीरीज है जो 4n+1, क्योंकि जब मैं 237 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर में यहाँ पे तो n आएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये इसलिए इसे कहा जाता है 4n+1 सीरीज, जो नेपच्यूनियन से स्टार्ट होती है और बिस्मथ पे आके रुकती है। और ये एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है जिसके हाफ लाइफ बाकियों के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। 2.14 इंटू 10⁶ ईयर्स की इसकी हाफ लाइफ है। उसके बाद है यूरेनियम जो है 4n+2, सेम थिंग, जो कि पीबी के ऊपर ही आके खत्म होती है। ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है। इसकी भी हाफ लाइफ 4.47 इंटू 10⁹ ईयर्स की है। और एक्टिनियम जो एक्टिनियम से शुरू, अब यहाँ पे थोड़ी सी खास बात, एक्टिनियम की जो सीरीज है 4n+3, यहाँ पे आपको देखा है कि थोरियम नाम है तो थोरियम से स्टार्ट है, नेपच्यूनियम नाम है तो एनपी से स्टार्ट है, यूरेनियम है तो यूरेनियम से स्टार्ट है। लेकिन एक्टिनियम नाम लिखा है, एक्टिनियम सीरीज बोला है, लेकिन ये सीरीज यू से शुरू होती है, यूरेनियम से। तो पहले ऐसे माना गया कि ये सीरीज एक्टिनियम से स्टार्ट होगी, लेकिन जब इसको ऑब्जर्व किया तो ये यूरेनियम से दिख रही। तो इसीलिए यहाँ पे जो स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग आइसोटोप, तो वो यूरेनियम का लेते हैं हम, और वो भी सीरीज फाइनली आके पीबी के ऊपर रुक जाती है। ये भी नेचुरल प्रोसेस है जिसकी भी और टोटल लाइफ जो होती है किसी भी रेडियोएक्टिव सैंपल की वो इनफाइनाइट होती है। ये क्वेश्चन आपको सीधा पूछा सकता है, तो ये लाइन आप ध्यान में रखना। और इसके बाद होता है एक सक्सेसफुल ग्रोथ की, जैसे एक कंपाउंड ए था, ए से वो बी बना, बी से वो सी बना, क्योंकि ए अनस्टेबल था तो उसने बी बनाया, बी अनस्टेबल था तो उसने सी बनाया, और सी स्टेबल है तो यहाँ आके ये प्रोसेस रुक गई। तो अब यहाँ पे क्या होता है, ए से बी गया तो पहले डी के कांस्टेंट λ1, बी से सी गया तो डी के कांस्टेंट λ2। अब अगर मैं किसी पर्टिकुलर इनिशियल की बात करूँ तो मेरे सारे के सारे न्यूक्लियाई जो है वो ए के थे। जब मैं टी टाइम की बात करता हूँ तो एट दैट टाइम ए n0 से n1 चेंज हो गई। उस टाइम पे कुछ ए से बी बने n2, और उसी टाइम, मतलब उसी टाइम पे नहीं, एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा हूँ, तो उस ऐसे टाइम में मेरे पूरे के पूरे n0 नहीं है, वो चेंज हो गए, वो डीके हो गए बी बने, और बी से डीके होने सी बने। तो ये चीज दी जाती है, यहाँ पे 2 रेडियो डीके कांस्टेंट है और ये सब कॉन्सेंट्रेशन है। तो जब मैं ए की बात करता हूँ, ए के लिए वहाँ पे मेरा एक ही डीके कांस्टेंट है और सीधे सीधे वो डीके हो रहे हैं, तो यहाँ पे रेट बनेगा dn1/dt प्रोपोर्शनल टू -n1। तो ये सिंपल सा इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगा। जब बी की मैं बात करता हूँ, अब बी में ऐसी सिचुएशन है कि कुछ जो है ए के बाकी है और कुछ बी के है, तो इसलिए यहाँ पे दोनों चीज़ें आएंगी। और यहाँ पे मैं आपको बोल दूँ तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा यहाँ पे λ1 n0 अपॉन λ2 λ1
और ये एक्सपोनेंशियल वाला। और यहाँ से n3 के लिए, क्योंकि n3 जो है ये बेसिकली डिपेंड करता है n2 के ऊपर, b के ऊपर, तो यहाँ पे एक ही चीज़ आएगी। और जब मैं अब n2 यहाँ से सॉल्व करूँगा, उसका हेल्प लेके मेरा ये बड़ा सा इक्वेशन बन जाएगा। आपको ये 3 इक्वेशन याद रखने हैं, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। JNU हो या जेएस जैसे एग्जाम हो, उनमें ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। ये ब्रांचिंग वगैरह आप छोड़ सकते हैं, इसका कोई इतना सेंस नहीं बना था। डिटर्मिनेशन ऑफ ये क्वेश्चन में आता है, ये जेस्ट वगैरह में जैसे पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, लेकिन ये उतने कोई, मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस करवाऊंगा। एक अच्छा बुक है मेरे पास, उस बुक से मैं क्वेश्चंस ढूंढूंगा इसके लिए। आप इसको अभी ध्यान में नहीं रखेंगे तो भी चल जाएगा। एक चीज अभी नई है, जैसे कार्बन डेटिंग, कि हमें पता है कि अगर करंटली हमें किसी पुरानी चीज का एज कैलकुलेट करना है, जैसे अभी डायनासोर के एग्स निकलते हैं, उनके बोन्स निकलते हैं, या फिर कोई केव निकलती है, कोई पुराना पेड़ का कुछ सैंपल निकल के आता है, अगर हमें उनका एज पता करना है तो हम लोग कार्बन डेटिंग का यूज करते हैं और उसका एज फाइंड आउट करते हैं। तो क्योंकि हमको पता है कि कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, एक जो होता है 6,6,12, एक होता है C6,13 और C6,14। तो C6,14 जो है ये रेडियोएक्टिव सैंपल है, और इसी की मदद से हम लोग कार्बन डेटिंग करते हैं। आपको यहाँ पे ये बाकी सब चीज़ें तो नॉलेज पर्पस से, ये इसको आप रख भी सकते, ध्यान में नहीं भी रख सकते, लेकिन इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखना। हाफ लाइफ ऑफ C14 इज 5760 years। ये एग्जाम में पूछ सकता है वो क्वेश्चन, इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। बाकी ये सब चीज़ें आप नॉर्मल यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, इसका एग्जाम में नहीं आता है। तो जैसे हमने एक्टिविटी पढ़ी थी, अगर स्पेसिफिक एक्टिविटी मुझे जाननी है तो ये होती है 1 ग्राम मटेरियल की एक्टिविटी, बस ये इतना ही पॉइंट है। जैसे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में स्पेसिफिक हीट वगैरह पढ़ते हैं, ये उसी तरह का कंसेप्ट है। और ये जो चीज़ है कि गीगर मुलर काउंटर जो है, हम उसको यूज करते हैं कितने अल्फा बीटा पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए। और ये चीज़ें आप थोड़ी सी ध्यान में रख सकते हैं। इसमें से आयोडीन को आप ध्यान में रख सकते हैं कि आयोडीन जो है वो थायराइड के इसमें यूज होता है। बाकी तो कार्बन 14 कार्बन डेटिंग वगैरह में यूज होता है, कोबाल्ट कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है। तो ये 2-3 आपको ध्यान में रखने, ये सीधे पेपर में पूछे रहते हैं। ये न्यूक्लियर स्कैटर, ये जो रिएक्शन है इनको आप छोड़ दीजिए, ये थ्योरी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये एग्जाम में पूछी गई नहीं आती। आपको जो काम का है वो है ये कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, क्योंकि आपके पेपर में न्यूक्लियर रिएक्शंस आती है। जब मैंने क्वेश्चंस करवाए थे तब मैंने कुछ चीज़ें बताई थी, तो अभी हम कुछ और चीज़ें देखते हैं, ठीक है। तो कंजर्वेशन क्या क्या होता है, मास नंबर E कंजर्व होता है, एटॉमिक नंबर Z कंजर्व होता है, एनर्जी E कंजर्व रहेगी, एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, पैरिटी कंजर्व रहेगी, उसके बाद में स्पिन कंजर्व होगा, स्टैटिस्टिक्स मतलब बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स से या फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स से, ये चीज़ें आपको स्टैट में पता चलेगी। स्टैटिस्टिक्स का जो कोर्स रहेगा उसके अंदर बेसिकली ये होता है, अगर आपका पार्टिकल का जो स्पिन है, जैसे स्पिन तो कांस्टेंट होता है, तो कुछ पार्टिकल ऐसे जिनका स्पिन हाफ इंटीजर रहता है। जब हाफ इंटीजर रहता है तो उन्हें वो फर्मी डिराक को फॉलो करते हैं। जब उनका जैसे n+1 बोल देता हूँ मैं, जिससे आसानी जाएगी, अगर n+1 रहा मतलब इंटीजर रहा बेसिकली, तो वो साइंस को फॉलो करते हैं। तो जो भी आपका रिएक्शन होगा उसके अंदर ये फर्मी डिराक और बोस आइंस्टाइन वाली स्टील कांस्टेंट रहेगी, चार्ज कंजर्व रहेगा। इसीलिए जब क्वेश्चन किया था उसके अंदर हम ये चीज़ देखे थे कि जब भी मेरा न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट होता है, यहाँ पे कुछ चीज़ छूट रही थी, क्योंकि
चार्ज कंजर्व हुआ, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर सब कंजर्व हुआ, एनर्जी कंजर्व हो गई, बट स्पिन कंजर्व नहीं हुआ। स्पिन को कंजर्व करने के लिए यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो का कंसेप्ट है कि एक ये भी पार्टिकल होगा जिसका स्पिन होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन का स्पिन हाफ, प्रोटॉन का हाफ, इलेक्ट्रॉन का हाफ, तो हाफ इज नॉट इक्वल टू वन, तो इसका मतलब कोई माइनस हाफ वाला पार्टिकल होना चाहिए। और कुछ चीजें होती है जो कि कंजर्व नहीं होती है, जैसे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट या इलेक्ट्रिक क्वाड्रापोल मोमेंट, ये सब चीजें जो है वो कंजर्व नहीं होती है। अब ये एक चीज है कि कोई भी रिएक्शन जो लिखते हैं उसका स्टैंडर्ड वे होता है लिखने का। तो अगर कोई रिएक्शन है जैसे ये एक्स जो मेरा टारगेट है, जिसके ऊपर मैं प्रोजेक्टाइल अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरा प्रोटॉन जो है वो बाहर निकला और ये नया कंपाउंड फॉर्म हो गया। तो जो मेन कंपाउंड है आपका जो टारगेट है वो सबसे पहले लिखेंगे आप, उसके बाद ब्रैकेट देंगे और उसके बाद डॉटर न्यूक्लियर लिखेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर जो बम्बार्ड किया वो सबसे पहले आएगा, जैसे हेलियम बम्बार्ड किया, और कॉमा देखें जो पार्टिकल एक्स्ट्रा का बाहर निकला वो लिख देंगे, बात खत्म। इस तरह से हम कोई भी रिएक्शन को स्टैंडर्ड वे में लिख सकते हैं। और ये क्यू वैल्यूज है, क्विसेंट वैल्यूज भी बोलते हैं इनको किसी भी रिएक्शन के अंदर। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है, आप इसको देख सकते हैं। जब इसको सॉल्व करके आप फाइनल लिखते हैं तो आपको ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है। यही पे मैंने सारी चीज़ें लिख रखी है कि क्या क्या होगा कैसे होगा, बस इनको रीअरेंज करके ये फॉर्म लिखा है, बाकी कुछ भी नहीं। अगर ये मेरी क्यू वैल्यू निगेटिव रही तो मेरी प्रोसेस जो होगी एंडोथर्मिक होगी, एनर्जी उससे में सप्लाई करनी पड़ेगी मुझे। और अगर यही रिएक्शन मेरी एक्सोथर्मिक होती है तो तब मेरी क्यू वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी। ये जो ने ये क्वेश्चन बैक टू बैक ईयर्स में पूछे गए थे। एक बार बोल दिया क्यू वैल्यू पॉजिटिव है, एक बार बोल दिया क्यू वैल्यू निगेटिव है, या फिर वो बोल देगा एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यही 3-4 वर्ड से वो सब खेल खेलेगा। अब जो है अगला टॉपिक है न्यूक्लियर फिजन का। फिजन मतलब बेसिकली होता है ब्रेक करना। तो न्यूक्लियर वर्ड है, इसका मतलब जो ब्रेक, कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस को ब्रेक करना। अब बेसिकली ये चीज होती है कि एक बड़ा सा अगर अनस्टेबल एलिमेंट है, जैसे जिनका मास 210 से ऊपर है, उनके ऊपर कोई लाइट एलिमेंट अगर मैं बम्बार्ड करता हूँ तो उस टाइम जो हेवी न्यूक्लियस है वो ब्रेक होता है दो छोटे न्यूक्लियर के अंदर। इसी को कहा जाता है न्यूक्लियर फिजन। और अगर मैं यहाँ पे यील्ड की बात करूँ तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से दिया जाता है। ये होता है बेसिकली मास है मेरा एक्स एक्सिस पर, और ये फिजन का यील्ड है मेरा वाई एक्सिस पर। तो यहाँ पे ये कुछ प्रपोर्शन दे रखा है, स्केल मुझे लिखनी थी। तो यहाँ पे 70, 90, 110, 130, 150, 170। तो ये ग्राफ बेसिकली कुछ इस तरह से बनते रहता है। इसका मतलब है कि अगर कोई बड़ा सा एलिमेंट है तो 130 के आसपास यहाँ पे आपको इसके नीचे प्रॉपर्टीज दे रखी होगी। जैसे यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी है। एक हेवी न्यूक्लियस है जैसे यूरेनियम, एब्जॉर्ब, अगर उसको स्लो न्यूट्रॉन उसके ऊपर बम्बार्ड किए तो, अब न्यूट्रॉन बम्बार्ड किए तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने से 235 से वो 236 बन गया। जब 236 बना, अब वो हाईली अनस्टेबल है। जब ये अनस्टेबल है तो विद इन
10⁻12 सेकंड ये 2 न्यूक्लियाई के अंदर स्प्लिट होता है। ये बेसिकली मेरी फ्यूजन रिएक्शन है। एक Ba बनेगा, एक Kr बनेगा और 3 न्यूट्रॉन्स मेरे बाहर निकलेंगे। जब ये रिएक्शन हो रही है तो इसके साथ साथ 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी भी बाहर निकल जाएगी। अब जो रेस्ट मास होगा प्रोडक्ट का वो हमेशा कम रहेगा ओरिजिनल रेस्ट मास, क्योंकि एनर्जी भी रिलीज हुई है और आइंस्टाइन के रिलेशन के अकॉर्डिंग एनर्जी और मास जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है, तो इसीलिए वहां पे कम होगा। और जो यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि हमेशा जब भी आपका यूरेनियम न्यूट्रॉन बम्बार्ड होगा तो इसमें से Ba और Kr इतना ही प्रोडक्ट बाहर नहीं निकलेगा। इसके अलावा कुछ और भी प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं, जैसे जेनॉन और Sr बाहर निकल सकते हैं, Sn MO बाहर निकल सकते हैं और अलग अलग क्यू एनर्जी हमें मिल सकती है। तो यहाँ पे ये देखा गया है, ऑब्जर्व किया गया है कि जो 7% इवेंट है वो एटॉमिक मास 95 और 140 इन फ्रैक्शंस में वो मिलते हैं। तो इसीलिए हमने अगर देखा होगा तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो 90 से लेकर 100 के बीच में एक पीक है, ठीक है। तो जब भी इतने बड़े एलिमेंट्स डीके होंगे तो एक पार्ट इस 95 के आसपास से आएगा और एक पार्ट यहाँ से आएगा 130 के पार्ट से, मतलब यहाँ पे शायद 130 140 एक इस फॉर्म में आएगा। इन दो में से एक, दोनों इक्वल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहेगी। ये उस ग्राफ में भी हमने देखा था और वो ग्राफ एग्जाम में पूछा जाता है। दोनों इक्वल मास की इसकी प्रोबेबिलिटी बस 0.01% ही है। अगर यहाँ पे हम बात करें तो यूरेनियम 235 के अलावा यूरेनियम 233 और Pu 239 ये भी फिजिनेबल मटेरियल है मेरे पास। इसके बाद यहाँ पे मैं न्यूट्रॉन को इंड्यूस कर रहा हूँ, बाहर से न्यूट्रॉन को डाल रहा हूँ, तो इसको कहा जाता है न्यूट्रॉन इंड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन। तो यहाँ पे बस बेसिकली जब भी इसके ऊपर न्यूट्रॉन को डाला जाएगा तो वो अनस्टेबल बनेगा और वो दो इसमें ब्रेक हो जाएगा, जो वो बात बोली गई है। और ये जो फ्यूजन की एनर्जी है उसको न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज करके हम उसको इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को बना देते हैं। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली ये है कि जब भी यूरेनियम का फ्यूजन होगा तो न्यूट्रॉन्स जो बाहर निकलते हैं, वो जो न्यूट्रॉन निकलने का रेट होता है वो हमेशा 3 नहीं होता और ये हमेशा 2 भी नहीं होता, ये 2.2 2.1 ऐसे समथिंग पॉइंट में आता है। क्योंकि कभी 2 निकलते, कभी 3 निकलते, कभी कभी न्यूट्रॉन निकलते नहीं है, कभी कभी एक ही न्यूट्रॉन निकल सकता है। तो सबका एवरेज लेके एक ये फॉर्म में इतने न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। इसका रेशियो 1.7 से लेके 2.2 के बीच में कोई वैल्यू में रहता है हमेशा। ये यहाँ पे अच्छा सा ग्राफ भी दे, मतलब रिएक्शन कैसे हो रही है कि यूरेनियम पे न्यूट्रॉन डाल के क्या क्या निकल रहा है, फिर आगे क्या हो रहा है। इसके बाद है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। जो एटॉमिक बॉम्ब होता है उसमें ये चीज होती है कि वो जो चेन रिएक्शन है वो खत्म ही नहीं होती। एक रिएक्शन शुरू हुई तो वो चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। लेकिन जब हम न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करते हैं वहां पे काफी कंट्रोल में रिएक्शन होती है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर ये होता है कि जहाँ पे हम न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं कंट्रोल वे में, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए हमें कुछ चीजें लगती है। जैसे सबसे पहले तो मुझे फिजनेबल मटेरियल चाहिए जिसे मैं फ्यूल कहता हूँ, जो आमतौर पे
यूरेनियम 238 हो सकता है, या फिर यूरेनियम 235, Pu-239 हो सकता है। फिर मुझे कुछ मॉडरेटर की ज़रूरत पड़ती है कि जैसे अब यहाँ पे जब मैं न्यूट्रॉन्स को रिलीज करता हूँ फिजन के लिए, तो उनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। इतनी काइनेटिक एनर्जी की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो उनकी कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए मॉडरेटर का यूज़ किया जाता है, जो उनको थोड़ा स्लो डाउन करते हैं। इसके लिए कुछ एलिमेंट्स यूज़ किया जाता है, जैसे वाटर हो गया, ग्राफाइट हो गया, बेरिलियम ऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया या फिर ग्राफाइट हो गया, वाटर, ग्राफाइट, बेरिलियम ऑक्साइड। एग्जाम में पूछा जाता है कि बेस्ड मॉडरेटर क्या है, तो आप ग्राफाइट को टिक करेंगे, क्योंकि मॉडरेटर के लिए कुछ कंडीशन होती है कि मास कंपेरेबल विद दैट ऑफ न्यूट्रॉन और लो कैप्चर, कि मॉडरेटर ने खुद ही न्यूट्रॉन को कैप्चर नहीं करना चाहिए। अगर वो खुद ही कैप्चर कर लेगा तो फिर फिजन कैसे होगा, और उसके साइज भी थोड़े कंपेरेबल हो। मॉडरेटर बस उसकी स्पीड को जो है वो कम करना चाहिए, इसलिए हम ग्राफाइट को यूज करते हैं। और वाटर भी नहीं, ये हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर, या सीधा फॉर्मूला वो लिख देगा T2O। ठीक है, ऑप्शन में अगर ग्राफाइट और T2O दिखा जाए तो ग्राफाइट को ही टिक करके आना है। अगर ऑप्शन में ग्राफाइट नहीं है, T2O लिखा है, तो आप T2O को टिक करके आएंगे। इसके बाद में एक होता है कूलेंट, जब रिएक्शन होगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रहेगी, तो उस हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए हमें कुछ चाहिए, तो उस हीट को रिड्यूस करने के लिए हम एयर देते हैं, वाटर लेंगे या CO2 का यूज करते हैं, जिससे अंदर ज़्यादा हीट ना बने। उसके बाद होता है कंट्रोल रॉड्स, कि जो न्यूट्रॉन्स अभी बाहर आए हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, तो कैडमियम का हम यूज करते हैं कंट्रोल रॉड के इसमें। और अगर कुछ इमरजेंसी आती है तो शट डाउन करने के लिए भी हम इनका यूज करते हैं, कंट्रोल रॉड्स का। यहाँ पे जो एलिमेंट्स लिखे हैं मैंने दो तीन, इनको आप ध्यान रखना, ये एग्जाम में BHU में हो या इवन दो DU, HCU, इन जैसे एग्जाम में सीधे सीधे पूछे गए क्वेश्चन है ये, कि आप क्या यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, मतलब कैसे यूज करेंगे तो नहीं पूछेंगे, आप क्या यूज करेंगे। कंट्रोल रॉड के लिए बेस क्या रहेगा, तो आपको 3-4 ऑप्शन देंगे, कैडमियम, ग्राफाइट, वाटर, कुछ भी दे सकते हो। एग्जाम में बेवकूफ तो कैसे भी बना सकते हैं, तो आप सीधे इन चीजों को ध्यान रखना और सीधा टिक करके आना है, आपको टाइम बच जाएगा आपका, अभी आप याद कर लेंगे। और ये शील्ड है कि जिसके अंदर ये सब चीजें होती है। अब क्रिटिकल मास क्या होता है, क्रिटिकल मास बेसिकली वो होता है कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ मास होता है उस मटेरियल का जिससे मेरी फ्यूजन की रिएक्शन कैरी हो सके। जैसे अगर मैं यूरेनियम 236 को बात करूं, तो मुझे एटलीस्ट 10 किलो तो भी लगेगा, जिससे मैं अपनी रिएक्शन को कैरी कर सकता हूं। और ये होता है प्रोडक्शन फैक्टर, जो लिखा जाता है रेट ऑफ न्यूट्रॉन जितने प्रोड्यूस हुए अपॉन रेट ऑफ न्यूट्रॉन जितने एब्जॉर्ब किए। तो ये जो रेट होता है, ये यूरेनियम के केस में हमेशा 1.7 से लेकर 2.2 के बीच में आता है। एग्जैक्ट नंबर आप देख सकते हैं गूगल करके। तो अगर जितने न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब किए उतने प्रोड्यूस हुए तो वो काफ़ी कंट्रोल रिएक्शन है, अगर उससे ज़्यादा है तो वो अनकंट्रोल है। इसमें जैसे ये भी एक चीज़ है, सब क्रिटिकल रिएक्शन और सुपर क्रिटिकल रिएक्शन, उनके लिए जेड जो था इस तरह से लिया जाता है। और एक होता है कि ब्रीडर्स रिएक्शन, की जो कन्वर्ट करता है नॉन फिजनेबल से फिजनेबल मटेरियल में। इसके बाद एक चीज होती है, जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया, वैसे ही होता है फ्यूजन। जब लाइट हेवी पार्टिकल्स है तो वो डीके होके स्मॉल पार्टिकल्स बनते हैं, वो वहाँ पे ब्रेक होते हैं, अल्टीमेटली बाइंडिंग एनर्जी को वो मेंटेन करते हैं, वो एनर्जी बैलेंस जो होता है। जब लाइट पार्टिकल्स होते हैं तो वो कंबाइन होते हैं और एक बड़ा एटम बनाते हैं, बड़ा न्यूक्लियर बनाते हैं, जिससे
फिर बाइंडिंग एनर्जी का कोई प्रॉब्लम ना हो, वहाँ पे स्टेबिलिटी मिले। तो जब मैं स्टार्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे कंटिन्यूसली हाइड्रोजन जो है हीलियम के अंदर कन्वर्ट होता है, और इनका यूज करके एट मैक्स आप कार्बन या ऑक्सीजन इन सारे एलिमेंट्स को ही बना सकते हो, इससे हेवी एलिमेंट्स बनेंगे नहीं। तो ये बेसिकली फ्यूजन की रिएक्शन होती है जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि सन के में जो हाइड्रोजन होता है वो कंटिन्यूसली हीलियम के अंदर कन्वर्ट होते रहता है और एनर्जी बाहर निकलती रहती है। ये बस वही चीज़ है न्यूक्लियर फ्यूजन की। और यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने लिखी है, ये नोट्स में आपको दे दूंगा, आप इन चीज़ों को यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये बेसिकली वो रिएक्शन है कि क्या रिएक्शन होगी और अल्टीमेटली जो एनर्जी बाहर निकलेगी वो 24.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। जब मैं फिजन की बात कर रहा था यूरेनियम की, वहाँ पे 200 मेगा इलेक्ट्रॉन की निकल रही थी। जब हाइड्रोजन को हीलियम फ्यूजन हुआ है तो यहाँ पे 24.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी निकली। और लाइट ही मेरा अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का। तो एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि सन सन पर कौन सी रिएक्शन होती है, फ्यूजन होता है, फ्यूजन होता है, या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कुछ भी बोल देगा वो, वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा एक फ्यूजन फिजन और साथ में कुछ भी उठ पटांग ऑप्शन दे रखेंगे, तो सीधे सीधे आपको इसमें से टिक करना है। इसके बाद एक कार्बन साइकिल भी होती है कि जिसमें कार्बन एंड नाइट्रोजन इनकी साइकिल होती है, और ये भी एक रिएक्शन फॉर्म होती है स्टार्स के ऊपर। जैसे बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है आपको। और इसके बाद ये भी और एक चीज है यहाँ पे, ये भी सेम चीज लिखी है लेकिन किसी और बुक से थी, तो मैंने वहां से ये चीज लिख ली। और आपको पढ़ना हो तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ये सब पढ़ने के हिसाब से लिखा है। आप इन सारी चीज़ों को आराम से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसी के साथ न्यूक्लियर फिजिक्स का ऑलमोस्ट सारा पार्ट खत्म हो गया है। और इसमें कुछ चीज़ें बची हैं जो मैं शायद कल के लेक्चर में आपको बता दूंगा। कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, कुछ थ्योरी है, जैसे शेल मॉडल हो गया या फिर लिक्विड ड्रॉप मॉडल हो गया। इन सारी चीज़ों के रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको कल के लेक्चर में बताऊंगा। उसी के साथ साथ आपका न्यूक्लियर का भी कोर्स यहाँ पे ख़त्म होगा, और आने वाली 2 वीडियोस सिर्फ क्वेश्चंस के ऊपर रहेगी, इसमें हम ढेर सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, अलग अलग एग्जाम से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। और तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, इन चीज़ों को पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट आए आप सीधा मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप का भी शायद लिंक मिल जाएगा आपको। और हंसते खेलते अपना प्रिपरेशन करते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। ऑब्वियसली वो न्यूक्लियर फिजिक्स के टॉपिक होगा, और उसके बाद ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो चलो मिलते हैं।